बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस एंड इम्बैलेंस, जो कि हमारे साथ पैथोफिजियोलॉजी का 4th नंबर चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय इनाया को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, it means that the required amount of water and solute are present and are correctly proportioned among the various compartment। यहाँ पे बताया गया है कि जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में जो सोल्यूट एंड वाटर प्रेजेंट है जितने अमाउंट में, तो इसका मतलब ये है कि ये एक करेक्टली तनासुब में और करेक्टली उस कंपार्टमेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका एक करेक्टली तनासुब होगा जो कि हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। Despite continual exchange of water and solute between fluid compartment, the volume of fluid in each compartment remain fairly stable। इस जो वाटर एंड सोल्यूट प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो इसका कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होता जाता है। यानी कभी सोल्यूट ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए वाटर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कभी वाटर ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए सोल्यूट के लिए कुछ क्या हो जाती है, ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसको सोल्यूट चले जाते हैं उस साइड पे। तो इसको इस कंपार्टमेंट में ये फ्लूइड एंड जो सोल्यूट है एंड वाटर है, इसका जितना भी मकदार है, जितना भी वॉल्यूम है, इसको स्टेबल एंड मेंटेन रखने के लिए ये बैलेंस जो है ना, ये क्या है, ये हमारे साथ एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि इसमें चेंजेस आ सकते हैं और एक दूसरे में एक्सचेंज होकर फिर अपने आप को दोबारा से स्टेबल कर देते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ इंपॉर्टेंस है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस प्रोवाइड स्टेबल physiochemical environment that are essential to maintain homeostasis and thus the normal cellular function। यहाँ पे बताया गया है कि अब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ इंपॉर्टेंस है हमारे साथ। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसके लिए? ठीक है, ये जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो वैसे तो नहीं प्रेजेंट है, इसके कुछ बेनिफिट्स होंगे, इसके कुछ एडवांटेजेस होंगे। तो आइए उस एडवांटेजेस की बात करते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड एंड बेस बैलेंस प्रोवाइड स्टेबल फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट। ये जो हमारे बॉडी में जितनी भी फ्लूइड, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है ना, तो इसका एक अपना ही फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट होता है। ये हमारे बॉडी को एक फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में जो होमियोस्टेसिस होता है ना, जो कि हमारे नॉर्मल सेलुलर फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस होमियोस्टेसिस को मेंटेन रखते हैं ये फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अब बॉडी फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी वाटर जो है ना, ये किस तरह से डिवाइड हो गए हैं, इसको हम अब पढ़ते हैं। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन इंडिविजुअल्स विद दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। यहाँ पे बताया गया है कि इसका जो परसेंटेज है वो किस तरह से इंडिविजुअल में डिवाइड किया है, किस तरह से इसको वाटर, जो वाटर है हमारे साथ, तो वो किस तरह से परसेंटेज में कंपोज्ड है, हमारे बॉडी में कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट है, तो वो नीचे बताया गया है कि 1 लीटर ऑफ वाटर जो है ना, ये 1 kg के बराबर होते हैं। वेट के मुताबिक 1 लीटर ऑफ वाटर जो है ना, ये 1 kg के बराबर होते हैं, यानी 2.2 पाउंड्स के। ठीक है, मेल में जितने मेल में कितने वाटर है? मेल में 60% वाटर है। इस वजह से जो मेल की वेट होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, और वुमेन की जो वेट है, जो परसेंटेज ऑफ वाटर है वो कितना है? 55% ऑफ एडल्ट वेट इन वाटर। ठीक है, तो वो 55% ज़्यादा है, 55% वाटर उसके बॉडी में प्रेजेंट है, फीमेल के बॉडी में। ठीक है, तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकते हैं MCQs में, आप लोगों ने याद रखने हैं। द परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वाटर वेरीज विद एज, एज पे डिपेंड करता है। ठीक है, एज के साथ साथ इसमें चेंजेस आ सकते हैं। 6 पे डिपेंड करता है, जैसे कि फीमेल एंड मेल हो गए। ठीक है, एंड अमाउंट ऑफ बॉडी फैट्स, और बॉडी में कितने फैट्स है उस पर भी डिपेंड करता है। तो एज पे कैसे डिपेंड करता है? अगर कोई ज़्यादा एजड हो जाए तो उसकी जो बॉडी में वीकनेस
आ जाती है, ठीक है, उसकी जो बॉडी फ्लूइड का जो बैलेंस होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि एज के साथ साथ बॉडी के सारे फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये आप लोगों को एक नॉर्मल जो वाटर की लेवल है टोटल बॉडी मास ऑफ फीमेल जितने हैं और टोटल बॉडी मास ऑफ मेल जितना है, तो वो यहाँ पे दिखाया गया है कि जो फीमेल बॉडी है उसमें 45% सॉलिड होते हैं और 55% फ्लूइड यानी वाटर होते हैं, ठीक है। और जो मेल है तो उसके बॉडी में 40% सॉलिड्स होते हैं जबकि 60% वाटर्स होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। तो ये फ्लूइड जो है ना, ये जो 60% फ्लूइड है ये फिर कंसिस्ट है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है तो वो 2/3 है, यानी 3 में से 2 हिस्से जो है ना वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, जबकि 1 हिस्सा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पे मुश्तमिल है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो 80% इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स होते हैं, यानी सेल के इर्द गिर्द जो फ्लूइड होते हैं, ये सेल है हमारे साथ, इसके इर्द गिर्द जितनी भी फ्लूइड है तो उसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। और 20% जो है ना वो प्लाज्मा होती है। तो ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है ना वो कितनी होती है मेल के बॉडी में, ठीक है, और जो प्लाज्मा होती है वो कितनी, तो ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। मेजर बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो कितने हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर 40% है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा स्लाइड आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और इंट्रा सेलुलर जो है ना वो 40% है, यानी 28 लीटर्स वाटर है इसमें। जो एक्स्ट्रा सेलुलर है वो 20% है, जो कि हमने ऊपर बताया भी। अच्छा, फिर इंटरस्टिशियल कितने हैं, 15% इंटरस्टिशियल है, यानी 10.5 लीटर। एंड इंट्रावेस्कुलर जो वेसल्स के एंटर होते हैं, ठीक है, वो फ्लूइड जो वेसल्स के एंटर होते हैं तो वो 5% है, यानी 3.5 लीटर। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड, आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। प्लाज्मा कंपार्टमेंट, ठीक है, तो ये प्लाज्मा के कंपार्टमेंट्स हैं, इसमें ये प्रेजेंट्स होते हैं, ये सारे फ्लूइड जो है ना प्रेजेंट होते हैं। अब हमारे साथ है एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, एक होता है एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। ये फिर जो थर्ड वन है ये कुछ अलग है, ना तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं और ना एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं ट्रांससेलुलर फ्लूइड। ट्रांससेलुलर फ्लूइड जो होते हैं 1 to 2% होते हैं हमारे बॉडी में, जो कि मौजूद होते हैं किस किस जगह पे, साइनोनियल यानी जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स में जितने फ्लूइड होते हैं, ठीक है, उस पर मुश्तमिल होते हैं। GIT सिक्रीशन जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से सिक्रीशन होता है। CSF यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गए, ठीक है। स्वीट्स जो पसीने वगैरह, यूरिन, प्लूलर जो कि लंग्स से सिक्रेट होते हैं, ठीक है, एंड प्लूलर फ्लूइड जो लंग्स में होते हैं। एंड पेरिकार्डियल जो हार्ट यानी पेरिकार्डियम जो हार्ट में होता है, तो हार्ट से ये जो पेरिकार्डियम में प्रेजेंट है जो फ्लूइड्स, तो उसको वो भी ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आते हैं, ठीक है, जो कि ना इंट्रासेलुलर होते हैं और ना एक्स्ट्रासेलुलर होते हैं, कुछ अलग ही कैटेगरी है इस वाटर्स के। फिर हमारे साथ लास्ट में है इंट्राओक्यूलर फ्लूइड। इंट्राओक्यूलर फ्लूइड जो कि आई में मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इंट्राओक्यूलर फ्लूइड, जो आइस के फ्लूइड होते हैं। कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, अब बॉडी फ्लूइड की कंपोजिशन के बारे में आते हैं। अच्छा, तो ये वाटर पे हो गई है, ठीक है, इसकी जो बॉडी की कंपोजिशन है वो वाटर पे मुश्तमिल है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स में जो कि केटाइन एंड एनाइन हो गए। केटाइन जो है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड एनाइन जो है ना उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। जो इम्पॉर्टेंट केटाइन है वो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम है, ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट एनाइन है तो वो क्लोराइड, बायोकार्बोनेट, बायोफॉस्फेट, ठीक है, ये तीनों है। इसको हम किसके ज़रिए मैयर कर सकते हैं, तो इसको हम मैयर कर सकते हैं मिली इक्विवेलेंट। इसका जो यूनिट होता है वो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इसके ज़रिए से हम इसको मैयर कर सकते हैं, इसकी मैयरमेंट इसमें लेते हैं इस यूनिट में। मिनरल्स, कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज एंड फ्लूइड, constituents of all body fluids and tissues and fluid, example iron, zinc, magnesium and calcium, ठीक है। जो बॉडी के जो टिश्यूज़ होते हैं एंड फ्लूइड होते हैं तो वो किस चीज़ पे कंस्टिट्यूट होते हैं, वो आयरन पे, मैग्नीशियम पे, जिंक पे एंड कैल्शियम पे,
ये सारे मिनरल्स प्रेजेंट है हमारी फ्लूइड में और हमारी बॉडी के जितने फ्लूइड है और हमारी बॉडी में जितने टिश्यूज़ है उसमें। इम्पॉर्टेंट इन मेंटेनिंग, ये क्यों ज़रूरी है, अब हम पढ़ेंगे कि ये जो हमारी बॉडी के जो मिनरल्स होते हैं तो उसकी कुछ मेंटेन रखने के लिए इसके लिए कुछ क्या होते हैं। तो ये किस चीज़ के लिए हमारी बॉडी में ज़रूरी होती है, ठीक है। हमारी बॉडी में ये क्यों ज़रूरी है, हमारी बॉडी के कौन कौन से प्रोसेस ऐसे हैं जो इसके ज़रिए से मेंटेन रखते हैं। तो उसमें आते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस हो गए जो कि हमारे साथ क्या है, एक्ट एज कैटलिस्ट इन नर्व कंडक्शन, नर्व की कंडक्शन करते हैं, मसल्स कंट्रैक्शन करते हैं एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं। रेगुलेशन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करते हैं, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स है या होम्योस्टेसिस है उसकी बैलेंस करते हैं और होम्योस्टेसिस की जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी बैलेंस कर देते हैं अगर वो इम्बैलेंस हो गए हो। और दूसरा ये कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं। स्केलेटल स्ट्रक्चर, जितनी भी स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन में रखते। इम्बैलेंस इफेक्ट, अब इम्बैलेंस इफेक्ट क्या क्या किस चीज़ पे ये इफ़ेक्ट कर देती है। अगर ये इम्बैलेंस हो गया, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है वो इम्बैलेंस हो गए तो वो किस चीज़ पे इफ़ेक्ट कर देती है। तो रेस्पिरेशन पे इफ़ेक्ट करती है, मेटाबॉलिज्म, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी इससे इफ़ेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये सारे डायग्राम दिखाई गई है कि इस पे इफेक्ट इसकी आ सकती है। फ्लूइड होम्योस्टेसिस डायनामिक प्रोसेस है, यानी इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि नेट रिजल्ट फॉर 4 सब प्रोसेस, इसके लिए 4 सब प्रोसेस होते हैं। एक है फ्लूइड इनटेक, फर्स्ट फ्लूइड इनटेक हो जाता है, जब फ्लूइड को इनटेक करे तो उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जब एब्जॉर्प्शन हो जाए तो फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी उसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो हो जाती है और लास्ट में हमारे साथ क्या होती है, एक्सक्रीशन होती है। तो ये हमारे साथ क्या है, इसके सब प्रोसेसेस है, 4 सब प्रोसेसेस है जो कि एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एमसीक्यूज के लिए इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर रखें। इम्बैलेंस रिजल्ट फ्रॉम, अब ये जो इम्बैलेंस हो जाती है तो ये क्यों होती है, ये किस चीज़ की रिजल्ट होती है जो कि इम्बैलेंस हो सकती है। तो फर्स्ट हमारे साथ अगर कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से इम्बैलेंस आ सकती है। अगर किसी मेडिकेशन की साइड इफ़ेक्ट्स हो गए, ठीक है, या मेडिकेशन की वजह से भी ज़्यादातर इम्बैलेंस ऑफ फ्लूइड हो सकती है, जिससे कि हमारे साथ एंटी डिप्रेसेंट हो गए, एंटी हाइपरटेंसिव हो गए, तो इस मेडिसिन से क्या हो सकती है, हमारी बॉडी के जो फ्लूइड है उसकी डिफिशिएंसी आ सकती है, उसमें इम्बैलेंस आ सकती है। एबनॉर्मल गेन एंड लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड, अगर बॉडी फ्लूइड में एबनॉर्मली लॉस या गेन हो जाए तो उसकी भी हो जाए, एंड डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकती है इम्बैलेंस फ्लूइड में। अल्टर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, जो इनटेक या अप वाटर या फ्लूइड होती है या जो आउटपुट ऑफ फ्लूइड होती है तो उसमें अगर कोई इरेगुलेशन आ जाए या कोई चेंजेस आ जाए तो उसकी वजह से भी इम्बैलेंस अगर हो सकती है। द बैलेंस कंसेप्ट, अब बैलेंस का कंसेप्ट क्या है, न्यूट्रल बैलेंस आर इन बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस इनपुट एक्सीड आउटपुट एंड नेगेटिव बैलेंस इफ आउटपुट एक्सीड इनपुट आर डेफिशिएंट डेवलपमेंट। अब यहाँ पे बैलेंस का कंसेप्ट बताया गया है कि न्यूट्रल बैलेंस क्या होती है, जो इनबैलेंस, न्यूट्रल बैलेंस को हम इनबैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव बैलेंस वो होता है जब हमारे बॉडी में इनपुट एक्सीड्स आउटपुट, ठीक है, तो ये हमारे साथ एक पॉजिटिव बैलेंस है। और नेगेटिव बैलेंस वो होता है इफ आउटपुट एक्सीड इनपुट, जब आउटपुट जो है ना वो इनपुट को एक्सीड करे तो ये हमारे साथ क्या है, नेगेटिव बैलेंस है, एक डिफिशिएंसी डेवलप हो सकती है। ये आप लोगों को वाटर गेन एंड वाटर लॉस, तो वाटर गेन, जितने वाटर गेन हो सकती है तो उसकी अच्छा, जो वाटर गेन हमारी बॉडी के लिए नॉर्मल वाटर गेन जो है ना डेली वो कितनी होनी चाहिए, तो 2500 टोटल बॉडी का जो वो है वाटर गेन है डेली, तो वो 2500 होना चाहिए, ठीक है, ml 2500 ml होना चाहिए वाटर वॉल्यूम।
हमारी बॉडी के लिए डेली। तो वाटर गेन जो है ना उसमें मेटाबॉलिक वाटर जो है वो 200 होने चाहिए 200 ml, इंजेस्टेड फूड से 700 ml होने चाहिए एंड इंजेस्टेड लिक्विड जो है जो कि हम इंजेस्ट करते हैं डेली तो वो 1600 होने चाहिए। वाटर लॉस, अब जो नेचुरल वाटर लॉस है यानी जो नेचुरल मैकेनिज्म है तो उसमें क्या है, GI ट्रैक्ट से 100 ml होना चाहिए, ठीक है, लंग्स से 300 ml होना चाहिए, स्किन से 600 ml एंड किडनी से 1500 ml वाटर लॉस होने चाहिए डेली। वाटर बैलेंस एंड इन दी बॉडी, अब वाटर का जो बैलेंस है बॉडी में तो वो किस तरह से है यहाँ पे बताया गया है। तो वाटर गेन इंटेक जो हम करते हैं तो वो ड्रिंकिंग के ज़रिए करते हैं, ईटिंग के ज़रिए, केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, इंडिसिलिटी के एंड जिससे कि हमारे साथ रिस्पायरेशन हो गए तो इसके ज़रिए से हम वाटर गेन करते हैं। वाटर लॉस अब हम कैसे करते हैं तो यूरिनेशन के ज़रिए करते हैं, ब्रीथिंग के ज़रिए करते हैं एंड एजिशन यानी रिमूवल ऑफ पीसेस के ज़रिए से भी हम वाटर की लॉस कर सकते हैं। ऑस्मोसिस वर्सेस डिफ्यूजन, अब ऑस्मोसिस क्या किस चीज़ को कहते हैं एंड डिफ्यूजन किस चीज़ को। ऑस्मोसिस इज़ द नेट मोमेंट ऑफ वाटर, ये हमारे साथ एक वाटर का मोमेंट होता है, ठीक है। आप लोगों ने इसमें MCQs रिमेंबर रखना है कि जो ऑस्मोसिस है वो वाटर का मोमेंट होता है जबकि डिफ्यूजन सल्यूट का मोमेंट होता है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर रखें कि डिफ्यूजन जो है ना वो सल्यूट का मोमेंट होता है जबकि ऑस्मोसिस वाटर का मोमेंट होता है। फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो सल्यूट कंसनट्रेशन टू एन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसनट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या होती है इसमें ऐसा होता है कि जहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कम हो तो उस जगह से जो जहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और जहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन कम होती है तो ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जो है ना वो लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर देती है, मूवमेंट कर देती है और एक दूसरे को बैलेंस में डाल देती है, ठीक है। तो इसको और ये जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है तो वो सेमी परमिएबल होना चाहिए, परमिएबल नहीं सेमी परमिएबल होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ वाटर ज़्यादातर या ऑस्मोसिस कह सकते हैं। एंटरम ऑफ वाटर इसको हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी कहते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि इन एरिया ऑफ लो सल्यूट कंसंट्रेशन टू इन एरिया ऑफ हायर सल्यूट कंसंट्रेशन, एक वाटर का मूवमेंट होना जहाँ पे सल्यूट कंसंट्रेशन क्या हो कम हो तो वहाँ से ये कहाँ जाते हैं, हायर सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और ये क्रॉस कर देती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को। तो इस वजह से इसमें वाटर की बात आई है तो इस वजह से इसको हम डिफ्यूजन ऑफ वाटर भी कह सकते हैं अगर वाटर की टर्म में हम इसको यूज़ करें, ठीक है। अब डिफ्यूजन किस चीज़ को कहते हैं, डिफ्यूजन जो है ना ये हमारे साथ मोमेंट ऑफ सल्यूट होता है फ्रॉम इन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन तो इन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। सही सल्यूट सही हो गया कि ये जो है ना ये हमारे साथ सल्यूट कंसंट्रेशन का जो हायर एरिया होती है तो वो वहाँ से ये लोअर एरिया कंसंट्रेशन की तरफ क्या कर देती है, लोअर एरिया कंसंट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट स्टार्ट कर देती है तो इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। रिमेंबर रखें MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को एक डायग्राम दिखाया गया है कि ऑस्मोसिस कैसा होता है तो ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे वो वाटर प्लस सल्यूट है और यहाँ पे सिर्फ वाटर है तो इसको फोर्स किया है, इस पर प्रेशर डाला है। इस पर क्यों प्रेशर डाला है, ताकि जो सल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लेस सल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ चले जाए ताकि जो मोमेंट होता है या ताकि जो सोल्यूशन है हमारे साथ वो आइसोटोनिक रहे यानी बैलेंस में रहे, बिल्कुल इक्वल रहे, ठीक है। तो इस वजह से इस पे प्रेशर डाला है ताकि इस तरफ पे आ जाए, ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ एक दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और यहाँ पे जो सक्रोस है वो ज़्यादा है यानी सल्यूट ज़्यादा है। तो ये जो वाटर है ये इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और ये जो सल्यूट है ये इस तरफ पे आ रहे हैं। ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सल्यूट है वो ज़्यादा है तो अगर ये सल्यूट इस तरफ पे आ जाए तो ये जो हमारे साथ ये जो मूवमेंट है और ये जो सोल्यूशन है ये बैलेंस रहेगा, आइसोटोनिक रहेगा, ठीक है। और ये जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है तो वो क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब है डिफिनीशन स्टेप्स।
हमारे साथ 2 वर्ड्स है, एक है ऑस्मोलरिटी एंड एक है ऑस्मोलिलिटी। इसमें इस वर्ड्स में सिर्फ एल और आर की डिफरेंस है, ठीक है। तो ऑस्मोल्स पहले आप लोग समझे कि ऑस्मोल्स किस चीज़ को कहते हैं। ऑस्मोल जो है ना ये ऑस्मोलरिटी का एक यूनिट है, सब यूनिट है। ऑस्मोलरिटी का यूनिट को हम ऑस्मोल्स कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। ऑस्मोलरिटी जो है ना ये हम ऑस्मोल पर लीटर लेते हैं, ठीक है। जब इसकी मेजरमेंट हम करते हैं तो ऑस्मोल पर लीटर लेते हैं, और ऑस्मोलिलिटी को हम ऑस्मोल पर केजी लेते हैं जब इसकी मेजरमेंट हम करते हैं। एक सोल्यूशन में जब हम ऑस्मोलिलिटी को मालूम करते हैं तो ऑस्मोल पर केजी लेते हैं। रिमेंबर रखिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं एक कंफ्यूजन वाला एमसीक्यू जिससे बन सकता है। ऑस्मोल इज यूनिट ऑफ ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोल जो है ना ये हमारे साथ यूनिट ऑफ ऑस्मोलरिटी है। वेयर एन ऑस्मोल इज 1 मोल। अगर ऑस्मोल हम 1 मोल में ले लें, मतलब हमारे साथ एक ऑस्मोल जो है ना वो 1 मोल के बराबर है फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसमें जितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे तो वो बराबर होगी 6.02 मल्टीप्लाइड 10⁻23, ठीक है। जो कि हम 9 से तकरीबन पढ़ के आ रहे हैं कि 1 मोल में हमारे साथ कितने पार्टिकल है 6.023 मल्टीप्लाइड 10⁻23, ठीक है। ये आप लोगों ने रिमेंबर रखने हैं। द बॉटम लाइन यूज़ देम साइनोनिमसली। ज़्यादातर हम इसको साइनोनिमसली भी यूज़ कर सकते हैं ये दोनों वर्ड्स को। अच्छा, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोलरिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोलरिटी भी कह सकते हैं। ड्राइंग पोर्स ऑफ वाटर एक्सर्टेड बाय सल्यूट पार्टिकल। वो पोर्स जो कि हम सल्यूट पार्टिकल पे डालते हैं, जो कि हमने एक स्लाइड में बताया कि वो जो डायग्राम था हमारे साथ, तो उसमें क्या होता था, एक प्रेशर डालता था, तो उस प्रेशर को हम कहते हैं ऑस्मोलरिटी और ऑस्मोटिक प्रेशर। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल एंड सोल्यूशन। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि कितने पार्टिकल्स हैं एक सोल्यूशन में। जहाँ पे सल्यूट ज़्यादा हो तो उसकी तरफ पे वाटर जो है ना, जहाँ पे सल्यूट कम हो तो उसकी तरफ पे जो ज़्यादा सल्यूट है वो मूवमेंट कर देती है, ठीक है। हायर द कंसंट्रेशन ग्रेटर फुलिंग फॉरवर्ड। जहाँ पे भी हायर कंसंट्रेशन हो तो वहाँ उसकी तरफ पे ग्रेटर फुलिंग फॉरवर्ड होगी, प्रेशर उस साइड पे ज़्यादा होगी। सिंस इन ए positive compose 90% of the osmotically active particles in the ECF extracellular fluids। हमारे साथ जो सोडियम है तो सोडियम कंपोस्ट है कितने 90% ऑफ दी ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स पे, ठीक है। 90% इसमें ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स प्रेजेंट है। कब, जब वो ECF हो, मतलब वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में जो सोडियम होती है तो उसमें 90% ऑस्मोटिकली एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं। इट हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन टोटल बॉडी वाटर, जो कि हमारे टोटल बॉडी वाटर पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है ये। एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और बॉडी के जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर भी इसकी बहुत मेजर वर्क है। वाटर गोज वेयर द साल्ट इज। वाटर वहाँ चलते हैं जहाँ पे साल्ट हो, ठीक है। जहाँ पे सोडियम हो, साल्ट हो, वाटर वहाँ पे वहाँ उस साइड भी मूवमेंट कर देती है। अब टोनिसिटी, टोनिसिटी की बात करते हैं तो हमारे साथ 3 टाइप ऑफ टोनिसिटी होती है। एक को हम आइसोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक जब हमारे साथ एक जो फ्लूइड एंड वाटर का जो मकदार होता है वो इक्वल हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, जो फ्लूइड एंड सल्यूट का मकदार होता है वो इक्वल हो तो उसको हम आइसोटोनिक कहते हैं। हाइपरटोनिक कब होगा, आइसोटोनिक सेम सल्यूट कंसंट्रेशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। जब सल्यूट ज़्यादा हो तो उसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं, और जब सल्यूट कम हो किसी कंसंट्रेशन में तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम हाइपोटोनिक कंसंट्रेशन कहते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन यहाँ पे बताया है। अब बात की है आइसोटोनिक की, तो सेम सल्यूट को हम क्या कहते हैं, सेम सल्यूट कंसंट्रेशन एज RBCs, जैसे कि RBCs हमारे साथ है तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक सोल्यूशन। इफ इंजेक्टेड इनटू वेन, अगर हम वेन के ज़रिए से किसी फ्लूइड को इंजेक्ट करें तो इसमें मूवमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये आइसोटोनिक है, ठीक है। इसमें दोनों साइड पे जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि 0.9% वाटर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन नॉर्मल सेलाइन, जो नॉर्मल सेलाइन होते हैं या जो रेंगर लेक्टेट होते हैं जिसको हम लेक्टेटेड रेंगर्स भी कह सकते हैं, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ आइसोटोनिक इन नेचर है, ठीक है।
इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑन सेल। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन का क्या इफेक्ट हो सकता है सेल पे? द सल्यूट आउटसाइड द सेल इज लोअर देन इनसाइड। जो आउटसाइड सल्यूट होते हैं वो इनसाइड द सेल के जितने सल्यूट है उससे कम होते हैं, ठीक है। वाटर मूव्स फ्रॉम लो सल्यूट टू हाई सल्यूट। तो वाटर मूव करती है लो सल्यूट से हाई सल्यूट की तरफ, यानी आउटसाइड से इनसाइड की तरफ अब मूवमेंट स्टार्ट कर देती गई है। तो द सेल स्वेल, तो इस वजह से जो सेल है उसमें वाटर ज़्यादा आ जाते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं एंड इवेंचुअली वो बर्स्ट हो जाते हैं। यानी इस तरह से पहले स्वेल हो जाता है और फिर इतनी स्वेलिंग हो जाती है कि वो रप्चर हो जाती है, यानी उसकी बर्स्ट हो जाती है। अब इफेक्ट ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन ऑन सेल। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का अब क्या इफेक्ट होगा हमारे सेल पे, नॉर्मल सेल पे, ठीक है। द सल्यूट आउटसाइड द सेल इज हायर देन इनसाइड। जो सल्यूट होते हैं सेल में तो वो कितने होते हैं, वो सेल में जो आउटसाइड, अच्छा यहाँ पे बताया है कि द सल्यूट आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ हायर देन इनसाइड। जो सल्यूट होते हैं आउटसाइड ऑफ द सेल तो वो ज़्यादा होती है इनसाइड एज कम्पेयर टू इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। वाटर मूव फ्रॉम लो लेवल, लो सल्यूट टू हायर। तो वाटर जो है ना वो मूव करेगी अब लो सल्यूट से हायर की तरफ, यानी जहाँ पे हायर सल्यूट है उसकी तरफ अब मूवमेंट स्टार्ट करेगी वाटर। जब वाटर मूवमेंट स्टार्ट करेगी यानी जो इनसाइड द सेल है वहाँ से बाहर निकलेगी वाटर। आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ हायर। जो आउटसाइड ऑफ द सल्यूट आउटसाइड ऑफ द सेल इज़ हायर। अच्छा, जो सल्यूट्स होते हैं हमारे सेल्स में तो वो इनसाइड ज़्यादा होते हैं और आउटसाइड पे कम होते हैं, ठीक है। तो अब जो वाटर मूवमेंट करेगी तो वाटर मूवमेंट करेगी लो सल्यूट से हायर की तरफ, यानी बाहर से अंदर सेल की तरफ वाटर मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो जब वाटर मूवमेंट करेगी द सेल श्रिंक, सेल जो है ना वो वाटर मूव फ्रॉम लो सल्यूट, तो वाटर जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट करेगी लो सल्यूट से हाई सल्यूट की तरफ। तो जब वाटर जो मूवमेंट स्टार्ट करेगी जो हमारे साथ सेल है वो श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। जो सेल है वो क्या हो जाएगी, सेल की श्रिंकेज हो जाएगी। ये आप लोग देख सकते हैं सेल जो है ना वो श्रिंक हो गया है। इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इनटू वेन, ठीक है। जब हम इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इनटू वेन करते हैं तो इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आती क्योंकि ये इक्वल कंसंट्रेशन होता है। इन्फ्यूजन ऑफ हाइपरटोनिक, तो अगर हाइपरटोनिक की कोई इन्फ्यूजन हो जाए वेन में तो क्या होती है फिर फ्लूइड मूवमेंट इनटू वेन, तो फ्लूइड जो है ना वो मूवमेंट स्टार्ट कर सकती है वेन में। और अगर लेकिन वेन के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करेगी। अगर इन्फ्यूजन ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन है तो उस दौरान जो फ्लूइड मूवमेंट है वो आउट ऑफ द वेन करेगी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट, अब वो बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट के दरमियान जो मूवमेंट ऑफ वाटर है तो वो कैसे होता है। कंट्रोल बाय टू फोर्सेस, ये टू फोर्सेस के ज़रिए से कंट्रोल हो गया है। एक को हम ऑस्मोटिक फोर्सेस कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारे साथ क्या आता है, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन ICF एंड ECF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड। MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इससे MCQs आ सकता है कि जो कंपार्टमेंट में जो वाटर होती है वो टू फोर्सेस के ज़रिए से कंट्रोल हो सकती है। एक हमारे साथ ऑस्मोटिक प्रेशर है और दूसरा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होते हैं वो हमारे साथ वाटर बिटवीन ICF एंड ECF, जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है उन दोनों के दरमियान जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल कर देती है, ठीक है। और फिर दूसरा जो प्रेशर है वो हमारे साथ है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, कंट्रोल कर देती है वाटर के मूवमेंट को बिटवीन द प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड होते हैं उसके दरमियान हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर देती है, इसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर देती है। रेगुलेशन ऑफ To maintain homeostasis, a number of homeostatic mechanisms operate to maintain volume, electrolytes and osmotic concentration of water body fluid। यहाँ पे बताया गया है कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए a number of homeostatic mechanisms operate to maintain volume। और जब हम किसी वॉल्यूम को मेंटेन रखते हैं, एक होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए हम जो वॉल्यूम होती है हमारी बॉडी की, जो इलेक्ट्रोलाइट्स की या
फ्लूइड की वॉल्यूम होती है उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम मेंटेन रखते हैं। उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन में रखते हैं, यानी मेंटेन रखते हैं। ठीक है, फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, जो फ्लूइड की इनटेक एंड आउटपुट है उसको हम रेगुलेट रखते हैं और दूसरा हार्मोनल कंट्रोल को भी रेगुलेट रखते हैं। जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं तो वो हमारे साथ मेंटेन होती है किस चीज़ के ज़रिए, एक तो होम्योस्टेसिस के ज़रिए से मेंटेन होती है, दूसरा जो फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट है उसके ज़रिए से, और तीसरा हार्मोनल कंट्रोल के ज़रिए से भी कुछ फ्लूइड जो है ना वो रेगुलेट रहते हैं। फ्लूइड इनटेक रेगुलेशन प्राइमरली बाय थर्स्ट मैकेनिज्म इन द हाइपोथैलेमस। अब ये फ्लूइड जो इनटेक हम करते हैं तो ये कैसे करते हैं, इसका कुछ मैकेनिज्म बताया है कि हाइपोथैलेमस जो है ना वो थर्स्ट को मैसेज ले चलता है कि जो पेशेंट जो बंदा है वो उसको थर्स्ट लगी है, तो इस वजह से फिर हम फ्लूइड इनटेक कर देते हैं। यहाँ पे ये मैकेनिज्म बताया गया है कि डिक्रीज ओरल इनटेक जो है ना वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इनटेक ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड जो है ना उसकी इनटेक कर देते हैं। लॉस ऑफ एक्सेस फ्लूइड की लॉस हो सकती है, तो इस वजह से भी हम क्या कर देते हैं, फ्लूइड को इनटेक कर देते हैं। या ईटिंग हाईली साल्टी फूड, जो हाईली साल्टी फूड खा ले तो उसकी वजह से भी फ्लूइड की इनटेक कर देती है। ठीक है, द इंक्रीज ऑफ ECF, अगर ECF की इंक्रीज हो गई यानी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ना वो इंक्रीज हो गई, osmolarity stimulate the thirst center in the hypothalamus, lead to drying up mucous membrane in the mouth। तो जो osmolarity होती है वो क्या कर देती है, वो स्टिमुलेट कर देती है थर्स्ट सेंटर को। जब थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट कर देती है तो थर्स्ट सेंटर जो है ना वो हाइपोथैलेमस को मैसेज देती है कि जाओ और क्या स्टिमुलेट करो, तो जाओ और मैसेज ले चलो कि ये जो म्यूकस ऑफ मेम्ब्रेन, माउथ का जो मेम्ब्रेन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, उसको ड्राई कर दो। जब वो ड्राई हो जाता है तो बंदा जाके पानी पी लेता। हार्मोनल रेगुलेशन, अब हार्मोनल रेगुलेशन कैसे हमारे बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करती है हार्मोनल के ज़रिए। तो जो ADH हार्मोन होते हैं जो कि हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे स्टोर होते हैं, ये क्या कर देती है, रिलीज इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ब्लड ऑस्मोलरिटी। ये क्या कर देती है, ये ब्लड ऑस्मोलरिटी में चेंजेस लाती है। ठीक है, उसमें चेंजेस जो है ना वो प्रोड्यूस कर देती है। मेक ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट मोर परमिएबल टू वाटर। फिर क्या कर देती है, मेक ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, ये ट्यूब्यूल्स बना देती है एंड कलेक्टिंग डक्ट को भी बना देती है मोर परमिएबल टू वाटर, जो कि मोर परमिएबल होते हैं वाटर के बनिस्बत। ठीक है, वाटर रिटर्न टू सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, वाटर जो है ना वो रिटर्न हो जाती है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की तरफ, और डाइल्यूट द ब्लड जो है ना वो डाइल्यूट हो जाते हैं। ठीक है, उसमें वाटर आ जाती है एंड यूरिनरी आउटपुट जो है ना उसको डिक्रीज कर देती है। तो इस तरह से हमारा जो बॉडी का फ्लूइड का जो मेंटेन रखना है या फ्लूइड को रेगुलेट करना है तो वो ADH के ज़रिए से इस तरह से हो जाती है। अब हमारे साथ डिहाइड्रेशन हो गई है, तो डिहाइड्रेशन जब हो जाती है तो क्या होती है, अगर डिहाइड्रोजन हो गया तो सलाइवा डिक्रीज होगी। ठीक है, इंक्रीज इन ब्लड ऑस्मोलरिटी ज़्यादा होगी और ब्लड वॉल्यूम कम होगी। अगर ब्लड जो सलाइवा है वो डिक्रीज हो गई तो क्या हमें फीलिंग होगी, ड्राई माउथ एंड फेरिंग्स और ड्राई माउथ जो है ना वो ड्राई होगी। दूसरा, अगर ब्लड जो ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो गई तो उससे क्या साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं, हमारे साथ जो स्टिमुलेट ऑस्मो रिसेप्टर इन हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं तो वो स्टिमुलेट होंगे। ठीक है, और अगर डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम आ गए तो इससे क्या होगी, जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होगी। अगर ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो जो रिनीन है उसकी रिलीज में इंक्रीजमेंट आ जाएगा। ठीक है, बाय जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी, जो कि जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल ऑफ द किडनी से रिनीन रिलीज होती है तो वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 फॉर्मेशन, और एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। जब ये तीनों इस तरह से हो जाते हैं
तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो थर्स्ट की सेंटर है, ये जो हमारी थर्स्ट की सेंटर है, तो ये स्टिमुलेट हो जाती है, ठीक है। हाइपोथैलेमस इसको स्टिमुलेट कर देती है, जिससे हमारे थर्स्ट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाती है। हम वाटर की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं। जब हम वाटर की इंटेक ज़्यादा कर देते हैं तो इंक्रीज बॉडी वाटर टू नॉर्मल लेवल एंड रिलीव डिहाइड्रेशन। तो हमारी बॉडी में वाटर लेवल ज़्यादा हो जाती है और डिहाइड्रेशन से हमें रिलीफ मिलती है। ADH इम्बैलेंस डायबिटीज़ इंसिपिडस, यहाँ पे बताया गया है कि ADH में अगर इम्बैलेंस आ गया, यानी डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसको हम कहते हैं, ये एक ऐसा नाम क्यों दिया गया है? अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी आती है तो इसको क्यों ये नाम दिया गया है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ जो है ना, ये हमारे साथ शुगर की बीमारी होती है, जिसको हम शुगर की बीमारी भी कह सकते हैं, यानी डायबिटीज़ मेलाइटस जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होती है, इसमें हमारे साथ पोलीयूरिया होती है एंड पोलीडिप्सिया होती है। अब मैं बताऊंगी कि पोलीयूरिया और पोलीडिप्सिया किस चीज़ को कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ ADH, अगर ADH की हाइपोसिक्रीशन हो गई है, यानी सिक्रीशन कम हो गई है, तो इसकी करेक्टराइज हमारे साथ आ सकती है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया यानी जो यूरिन की लेवल होती है वो कम होगी, ठीक है, यूरिन की लेवल जो है ना वो बहुत कम होगी। और पोलीडिप्सिया यानी थर्स्ट जो है ना वो बहुत एक्सट्रीमली थर्स्ट लगी है, कि बहुत ज़्यादा थर्स्ट लगेगी बंदे को, तो उसको हम कहते हैं पोलीडिप्सिया। जो कि ये दोनों साइन एंड सिम्टम डायबिटीज़ मेलाइटस की भी है, तो इस वजह से इसको नाम दिया है डायबिटीज़ इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक में क्या इफ़ेक्ट आ सकती है, तो कास्ड बाय डिफेक्ट इन द सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH, इंजरी एंड सर्जरी इन हेड। तो ये एक डिफेक्ट काज कर सकती है किस चीज़ में, सिंथेसिस और रिलीज ऑफ ADH में, या कोई इंजरी हो गई है या कोई सर्जरी इन हेड हो गई है, तो इस वजह से जो इफेक्ट है वो न्यूरोजेनिक की वजह से भी ये जो ADH इम्बैलेंस है वो आ सकती है। नेफ्रोजेनिक, अब किडनी जो है ना उसकी क्या इफेक्ट है, जो कि रिस्पॉन्स नहीं देती ADH को। किडनी डू नॉट रिस्पॉन्स टू ADH, अगर ADH को रिस्पॉन्स नहीं देते, तो इसका मतलब ये है कि एक्स लिंक्ड किडनी डिजीज़, तो इसका लिंक्ड किस चीज़ के साथ है, किडनी डिजीज़ के साथ है, यानी किडनी में कुछ डिजीज़ आए हैं, उस वजह से ADH की जो इम्बैलेंस है वो आ गई है। साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड होगी, ठीक है, डिहाइड्रेशन होगी, थर्स्ट महसूस हो सकती है, एंड बेड वेटिंग, यानी बेड पे यूरिन हो सकती है। बेड वेटिंग रात के टाइम पे ज़्यादातर बेड वेटिंग हो सकती है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH, जिसको हम SIADH भी कह सकते हैं, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। अच्छा, इसमें इसका रिजल्ट क्या, ये क्यों होता है, ये जो सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH है, तो ये क्यों होता है, तो इसके रिजल्ट में हमारे साथ आ सकती है फ्रॉम अ फेलियर ऑफ द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म दैट रेगुलेट द रिलीज ऑफ इनहिबिशन ऑफ ADH, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH। यहाँ पे बताया गया है कि ये तब आता है जब हमारे साथ जो पॉजिटिव फीडबैक है वो फेल हो गया है, उसका मैकेनिज्म फेल हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे साथ रेगुलेशन या इनहिबिशन ऑफ ADH होता था, तो वो फेल हो गया है, तो इस वजह से हमारे साथ अब ADH जो है ना उसमें इनएप्रोप्रिएट सिंड्रोम अकर हो गया है। इसकी कास्ट क्या हो सकती है, लंग ट्यूमर हो सकती है, ठीक है, लंग में कोई ट्यूमर है, चेस्ट लीजन हो गया है, CNS डिसऑर्डर है कुछ, या फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स की वजह से भी हो सकती है। साइन एंड सिम्टम इंक्रीज रिटेंशन ऑफ वाटर की रिटेंशन ज़्यादा होगी, जो कि काज हाइपोनेट्रीमिया यानी सोडियम की लेवल कम हो गई है, इंक्रीज बॉडी वेट, जिसकी वजह से बॉडी वेट ज़्यादा हो सकती है। हार्मोनल रेगुलेशन, अब हार्मोन को हम कैसे रेगुलेट करते हैं, रिनिन, एंजियोटेंसिन, अल्डोस्टेरोन, जिसको हम RAA भी कह सकते हैं, ये ज़्यादातर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो रिमेंबर रखें, आप गौर से सुने। डिक्रीज रेनल परफ्यूजन, अगर रेनल परफ्यूजन जो है ना वो डिक्रीज हो गई है, तो रिनिल सिक्रेटेड बाय किडनी से रिनिन सिक्रेट होगा, जिसका फंक्शन क्या होता है, जो कि एक्ट टू प्रोड्यूस, जो कि एंजियोटेंसिन 1 प्रोड्यूस करती है, एंजियोटेंसिन 1 को फिर कन्वर्ट कर देती है एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है। इसके काजेस क्या हो सकते हैं, मैसिव सेलेक्टिव वेजो कंस्ट्रक्शन काज कर सकती है, दूसरा ये कि रिलोकेटेड
रिलोकेट्स एंड इंक्रीज द ब्लड फ्लो इन किडनी। ये ब्लड फ्लो जो है ना वो किडनी में ये रिलोकेट भी कर सकती है और इंक्रीज भी कर सकती है और रेनल परफ्यूजन में इम्प्रूवमेंट भी ला सकती है। स्टिमुलेट रिलीज ऑफ अल्डिस्टेरोन। अल्डिस्टेरोन जो है ना उसको स्टिमुलेट भी कर सकती है, उसकी जो रिलीजमेंट है उसमें स्टिमुलेशन काज कर सकती है। फिर है अल्डिस्टेरोन। अल्डिस्टेरोन जो है ना इसका क्या काम होता है, तो ये कैसे रेगुलेट होते हैं, विद लो सोडियम एंड इंक्रीज पोटेशियम रिलीज बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये ऐसा होता है कि जब हमारे साथ सोडियम की लेवल कम हो और पोटेशियम की लेवल ज़्यादा हो तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से ये रिलीज हो जाते हैं। एक्ट ऑन डिस्टल ट्यूब्यूल्स, ये काम किस चीज़ पे करता है, डिस्टल ट्यूब्यूल्स पे काम करता है टू इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, जो कि हमारे साथ सोडियम एंड वाटर जो है ना वो रीएब्जॉर्ब कर देती है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देती है एंड पोटेशियम को एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन, पोटेशियम एक्सक्रीट ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन, जो कि एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड हाइड्रोजन कर देती है, तो इस वजह से रेगुलेशन ऑफ अल्डिस्टेरोन हो जाती है। तो इस ज़रिए से हमारे साथ जो अल्डिस्टेरोन है उसकी रेगुलेशन होती है। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, जिसको हम ANP भी कहते हैं, तो ये अब कैसे रेगुलेशन करती है, रेस्ट ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ये क्या कर देती है, ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को ज़्यादा कर देती है, टू स्ट्रिच द आर्ट्रिया, जो जिसकी वजह से जो एट्रिया है वो स्ट्रिच हो जाती है, ठीक है। द ANP सिक्रीट एंड शट अप द रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ये क्या कर देती है, ये जो ANP जब सिक्रीट होती है तो ये शट अप कर देती है रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को। रिनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जब शट अप हो जाता है तो फिर क्या होता है, स्टेबलाइज कर देती है ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर्स को, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम और जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर है, तो उन दोनों को स्टेबलाइज कर देती है और जिसकी वजह से जो फ्लूइड की एक्सक्रीशन है वो प्रोमोट हो जाती है। इंक्रीज इनटेक ऑफ NaCl। अगर NaCl की इनटेक जो है ना वो ज़्यादा हो गई है तो तब क्या होगा, अगर NaCl की इनटेक ज़्यादा कर दे तो एक पेशेंट है, एक बंदा आया है, उसने NaCl की जो सोडियम क्लोराइड की इनटेक ज़्यादा किया है, ठीक है, उसने ज़्यादा लिया है। इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड कैल्शियम क्लोराइड क्लोरीन नेगेटिव, ठीक है, तो उसमें अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज होगी, जिसमें इंक्रीजमेंट ऑफ Na पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव होगी, ठीक है। इंक्रीज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर फ्रॉम इंट्रासेलुलर फ्लूइड इन टू इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू प्लाज्मा। इंक्रीज ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, अब वाटर की जो ऑस्मोसिस प्रेशर है वो भी ज़्यादा होगी, जब वो ज़्यादा होगी कहाँ से ज़्यादा हो जाती है, तो ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेलुलर, जो इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं वहाँ से ये ज़्यादा हो जाएगी। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो इंक्रीज स्ट्रेचिंग ऑफ आर्ट्रिया टू हार्ट की जो आर्ट्रिया होती है उसमें स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे जो रिनिन होती है जो जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल से रिलीज होती है तो वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अगर हमारे साथ जो स्ट्रेचिंग ऑफ आर्ट्रिया है वो ज़्यादा हो गई है तो उससे क्या होगी, जो आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड है उसकी रिलीज ज़्यादा होगी। और जब वो यहाँ पे रिनिन कम हो गया है तो रिनिन अगर कम हो गई है तो यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगी, एंजियोटेंसिन 2 की फॉर्मेशन कम होगी। तो जब वो इसकी फॉर्मेशन कम हो जाती है तो इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाती है और डिक्रीज होती है अल्डिस्टेरोन। जब अल्डिस्टेरोन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ज़्यादा हो जाती है और ये कम हो जाती है अल्डिस्टेरोन, तो तब हमारे साथ आता है रिड्यूस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl बाय किडनी। जो NaCl बाय किडनी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है तो वो रिड्यूस्ड यानी कम हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है लॉस ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इन यूरिन। और इस तरह से फिर हमारे जो पेशेंट आया है, जो बंदा आया है, तो वो इसका जो NaCl का जो मकदार होता है वो क्या हो जाती है, वो बिल्कुल रेगुलेट हो जाती है। चलो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक आप लोगों को अगर समझ आ गया है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बहुत जल्द मिल सके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए